So today we will discuss about the taxonomic aids. Taxonomy aids को tools for identification भी कहते हैं. Taxonomy के 5 कंपोनेंट होते थे: आइडेंटिफिकेशन, nomenclature, description, classification and phylogeny in the systematics also. So ये 5 कंपोनेंट जो थे, इनमें से हमने nomenclature के बारे में पढ़ा कि बॉटनिकल nomenclature के लिए ICBN है, जूलॉजी के लिए ICZN है. तो कुछ रूल्स पढ़े नोमेनक्लेचर के, जैसे कैसे जीनस का नाम लिखा जाता है, कैसे स्पीसीज का, ये सब हमने पढ़ा. क्लासिफिकेशन में कुछ क्राइटेरिया पढ़े क्लासिफिकेशन के, मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया, सेलुलर क्राइटेरिया, जेनेटिकल क्राइटेरिया. डिस्क्रिप्शन भी हमने पढ़ा क्या होता है. तो आइडेंटिफिकेशन एक आर्ट है, एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी अननोन स्पेसिमेन को. ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं किसी अननोन स्पेसिमेन को. वो स्पेसिमेन जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, केवल प्लांट या एनिमल नहीं. तो सभी के लिए क्या होता है, ये जो प्रोसेस रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस है, ये आइडेंटिफिकेशन कहलाता है. अब आइडेंटिफिकेशन जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने के लिए, यानी क्लासिफिकेशन का भी बेस जो है वो आइडेंटिफिकेशन है. तो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करें या आइडेंटिफाई हो जाए तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लिख पाए. तो ये स्टेप्स दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है. जरूरी नहीं है पहले आइडेंटिफिकेशन करें तो ही डिस्क्रिप्शन लिख पाए. हो सकता है पहले प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिख दें और उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई करें उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिफरेंट मेथड से, एड्स का मतलब है टूल्स, डिफरेंट टूल्स की हेल्प से किया जाता है. किसी भी अननोन स्पेसिमेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो टूल यूज किए जा सकते हैं उनको हम टैक्सोनॉमिक एड्स या टूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे. अभी मैं नाम लिख रहा हूं. हर्बेरियम. हर्बेरियम एक तरह की शीट होती है जिस पर प्लांट स्पेसिमेन पेस्टेड है. तो इसकी मदद से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बेसिकली प्लांट स्पेसिमेन का. जूलॉजिकल और बॉटनिकल गार्डन्स, ये एक स्पेशल तरह के प्लेसेस हैं जो रिजर्व हैं एक तरह से जूलॉजी या बॉटनी के लिए, यानी एनिमल्स के लिए या प्लांट के लिए, जहां पर उन पर रिसर्च होती है या उनका स्टोरेज किया जाता है. तो वहां भी हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जाकर. म्यूजियम होते हैं जहां पर स्पेसिमेंस जो है वो प्रिजर्व किए हों या उनके पिक्चर्स प्रिजर्व कर रखे हों. जैसे किसी नॉर्मल चीज का म्यूजियम, किसी आर्कियोलॉजिकल थिंग का म्यूजियम, तलवारों का, बर्तनों का, ऐसे ही जो है ऑर्गेनिजम्स के भी म्यूजियम हो सकते हैं. लिटरेचर हो सकता है टेक्सोनॉमिक लिटरेचर. लिटरेचर का मतलब होता है कोई भी पाठन सामग्री जो स्टडी मटेरियल है रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन और द टेक्सोनॉमी, वो हमारे लिए क्या होता है, टेक्सोनॉमिक लिटरेचर होता है. तो लिटरेचर का मतलब स्टडी मटेरियल. ठीक है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है या हिंदी लिटरेचर है, ऐसे टेक्सोनॉमी के भी लिटरेचर हैं जिसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, फ्लोरा, फोना, ये सब हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं केवल बता रहा हूँ क्या क्या टूल हो सकते हैं. मैनुअल, जनरल, मोनोग्राफ एक्सेट्रा. और एक होती है टेक्सोनॉमिक कीज. कई बार एक फ्रेज आता है, व्हाट आर सम कीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट. व्हाट आर सम कीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट में सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, और टेक्सोनॉमिक की पर्टिकुलरली एक टूल होता है जो आइडेंटिफिकेशन टूल ही है. ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं एज आइडेंटिफिकेशन. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. नाम याद रखें, हर्बेरियम एक तरह की शीट है जिसमें केवल प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम. जूलॉजिकल या बॉटनिकल गार्डन प्लेस होते हैं जहां एनिमल या प्लांट दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिनकी मदद से. म्यूजियम एक प्लेस है जहां पर स्पेसिमेंस प्रिजर्व हैं या उनके पिक्चर्स प्रिजर्व हैं. टेक्सोनॉमिक लिटरेचर कोई भी स्टडी मटेरियल है. मान लीजिए मैं आपको एक गाइड दे दूं, एक मैनुअल दे दूं सोलेनेसी फैमिली का, तो उसको पढ़कर आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो प्लांट जो सोलेनेसी का मेंबर होगा तो उसको आप उसका मैनुअल पढ़कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसे फ्लोरा फोना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा. और टेक्सोनॉमिक कीज, ये एक तरह के टॉयज होते हैं जो क्विक या रैपिड मेथड है आइडेंटिफिकेशन का. देखिए जब तक इंटरनेट नहीं था ना, तब तक तो रैपिड मेथड क्या था, टेक्सोनॉमिक कीज ही थे. ठीक है, एक तरह के टॉयज होते हैं, टूल्स होते हैं, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे. वो सबसे जल्दी आइडेंटिफिकेशन कराते थे, क्योंकि अगर किसी अर्बेरियम में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, म्यूजियम में जाएंगे तो वहां टाइम लगेगा. एक हो सकता है एक्सपर्ट, आप चाहें तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं या किसी तरह के बॉटनिकल एक्सपर्ट से कि ये प्लांट कौन सा है, तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन टूल है. और इन द 2021 द इंटरनेट और द वेब पेजेस, वेब डाटाबेस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन. अब सोलेनेसी का मैनुअल पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो इंटरनेट पर ही सोलेनेसी का सब कुछ आ जाएगा, या कोई भी फैमिली या कुछ भी, एनीथिंग विच यू वांट टू आइडेंटिफाई that you can access through the internet. So these days the best and quick method for the identification of plant as well as the animals are the internet or the web database.
हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक तरह का पेपर या शीट है जिस पर प्लांट स्पेसिमेन को पेस्ट किया हुआ है या प्रिजर्व किया हुआ है। बेसिकली एनिमल्स को या बैक्टीरिया को या किसी भी चीज को जब हम स्टोर करते हैं ना, तो उसको फॉर्मल्डिहाइड में या फॉर्मलिन में स्टोर करते हैं। बट प्लांट्स जो कि ड्राई प्लांट है या जो पॉसिबल है जिनको स्टोर करना, ठीक है, शीट के ऊपर या प्रिजर्व करना शीट के ऊपर, उनको हर्बेरियम बनाकर जो है प्रिजर्व किया जाता है। तो हर्बेरियम बेसिकली एक शीट होती है इस तरह की, एक्सटेंडेड साइज की शीट, अभी साइज बताऊंगा। इस पर प्लांट स्पेसिमेन, अब प्लांट का वो पार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, देखिए किसी प्लांट के लिए उसका फ्लावर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए उसके लीव्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए उसका ट्विग इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए उसके रूट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट को ब्रेक करके या प्लांट से डिटैच करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। मानो हम नीम का हर्बेरियम बना रहे हैं, तो नीम की एक ट्विग है, ठीक है, ये नीम के मान लीजिए लीव्स हैं। तो नीम का जब प्रिजर्वेशन किया जा रहा है तो उसमें उसके लीव्स जरूर आने चाहिए, क्योंकि नीम का इंपॉर्टेंट पार्ट ही लीफ है। हर्बेरियम शीट पर एक कॉलम होता है यहां साइड में, टॉप राइट साइड में एक कॉलम होता है जिस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। दैट इंफॉर्मेशन मस्ट हैव द कलेक्शन प्लेस, कलेक्टर्स नेम, साइंटिफिक पोजीशन ऑफ दैट प्लांट। साइंटिफिक पोजीशन का मतलब है एटलीस्ट उसका साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली, उसके अलावा जितना लिख सकते हो उतना अच्छी बात है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो उसके ऊपर होने ही होनी चाहिए, जैसे कि कलेक्शन का प्लेस, कलेक्शन का नाम या साइंटिफिक डिटेल्स। अब ये जो हर्बेरियम शीट बन गई, ये एक सिंगल हर्बेरियम शीट जो बन गई, ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन टूल का काम करेगी, ठीक है। कैसे करेगी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका कोई कॉलेज है, कॉलेज का नाम है XYZ कॉलेज, उसमें पाए जाने वाले प्लांट्स के हर्बेरियम बनाए हुए हैं। हर्बेरियम एक सिंगुलर वर्ड है, हर्बेरिया एक प्लूरल वर्ड है। तो 50 हर्बेरियम शीट मिलकर एक हर्बेरिया कहलाएंगी। तो उस कॉलेज के अंदर 50 प्लांट्स थे सपोज, या 50 प्लांट्स का आपने हर्बेरिया बना दिया, हर्बेरिया प्लूरल, क्योंकि उसके अंदर 50 हर्बेरियम शीट्स हैं। ओके, अब क्या हुआ कि उस प्लांट में कोई अननोन, आपसे कोई प्लांट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, ठीक है। आप उस कॉलेज में आपने विजिट किया, वहां देखा कि सर मैं इस प्लांट को तो पहचान ही नहीं पा रही। तो आप क्या करेंगे, उसका हर्बेरियम खोलेंगे, ओपन करेंगे। नाउ यू विल लुक ऑल द प्लांट्स वन बाय वन। वंस इन अ वाइल आपको एक प्लांट दिखेगा जो आप ही के प्लांट के जैसा है, क्योंकि उस कॉलेज में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो आप उस हर्बेरियम से अपने प्लांट को मैच करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के यू विल गेट अ रिजल्ट। आपको पता चल जाएगा कि ये कंसर्न्ड प्लांट जो अननोन प्लांट है आपके लिए, उसको आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपने हर्बेरियम की वजह से, मदद से उसको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। तो हर्बेरियम एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मेन मोटो केवल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कलेक्शन का मेन मोटो ये है कि भविष्य में भी एजुकेशन पर्पल के लिए, नॉलेज के लिए, अपने प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, या डाटाबेस के लिए हर्बेरियम बनाए जाते हैं। एक छोटा से छोटा कॉलेज भी हर्बेरियम बना सकता है, एक स्कूल भी हर्बेरियम बना सकता है, इंडिविजुअल स्टूडेंट भी अपने हर्बेरिया बनाते हैं, बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन्स उनके भी अपने हर्बेरिया होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज उनके भी अपने हर्बेरिया हैं, ठीक है, और बॉटनिकल गार्डन्स के भी हर्बेरिया हैं। तो हर्बेरिया जो होते हैं वो 5, 10, 15, 20, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 90 लाख, इवन 90 लाख तक हर्बेरिया भी हैं किसी किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज के पास या बॉटनिकल गार्डन्स के पास। तो हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन हर्बेरिया कहलाता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट टूल और अ good tool to identify the plants of a particular area, because the real plant specimen, the important part of the plant, is pasted on a sheet and that sheet is preserved for the future references. The collection of the various herbarium sheets will jointly called the herbaria of that particular place. So I will say the herbaria of XYZ college, इनके पास अपना 50 हर्बेरियम का कलेक्शन है जिससे आप उस कॉलेज में पाए जाने वाले प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये होती है हर्बेरियम शीट। सो बेसिकली एक हर्बेरियम शीट का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, सेंटीमीटर में कहें तो 29/43, ठीक है, इंचेस में कहें तो 11.5/16.5, 11.5/16.5 इंच। ऑफ कोर्स लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है, तो वही जो है लेंथ बाय ब्रेड्थ मैंने विड्थ लिख दिया, मतलब डायमेंशंस लिख दिए हैं।
तो सेंटीमीटर में कहें तो 29/43 और इंचेस में कहें तो 11.5/16.5। हर्बेरियम बनाई कैसे जाती है? देखिए स्टूडेंट जब हर्बेरियम बनाते हैं या एक्सपर्ट जो बनाते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैकेनिज्म लगभग सेम ही है। सबसे पहले हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, यानी कलेक्शन करेंगे। प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रेसिंग और ड्राइंग की जाती है, यानी उसे दबाया जाता है और सुखाया जाता है। प्रेसिंग तो इसलिए करी जाएगी क्योंकि मान लीजिए कोई भी ट्विग है, ठीक है, एक ट्विग रही, उस पर ये लीफ रहे, तो ये प्लांट जो है ये अभी 2D में नहीं है, 2D में करना पड़ेगा इसे, क्योंकि जब आप शीट पर पेस्ट करेंगे ना तो प्लांट का बिल्कुल प्रेस्ड होना जरूरी है, अदरवाइज वो कैसे चिपकेगा। तो प्रेसिंग और ड्राइंग स्टूडेंट एक साथ कर सकते हैं। कैसे कि एक न्यूज़पेपर के अंदर आप अपनी उस ट्विग को लगा दीजिए एक पोजीशन में और उस पर वेट रख दीजिए, ठीक है, सपोज आप उस पर ईंटें रख दीजिए या कोई भी हैवी वेट, आप उसको अपने बिस्तर के नीचे भी प्लेस कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि प्रेसिंग तो होती रहेगी, साथ ही साथ न्यूज़पेपर की वजह से ड्राइंग भी होती रहेगी। एक्सपर्ट्स जब ये काम करते हैं तो उनके पास तो टूल्स हैं, उनके पास मशीन्स हैं। प्रेसिंग मशीन अलग है, ड्राइंग मशीन अलग है, 10 मिनट में ड्राई कर देती है, प्रेस कर देती है कलेक्शन के बाद। बट बीइंग अ स्टूडेंट और अ नॉर्मल फैकल्टी मेंबर यू कैन आल्सो से, तो हम भी जनरली जब हर्बेरियम बनाते हैं तो इसी तरह से उसको ड्राई करते हैं। अच्छा, ड्राई क्यों करना पड़ रहा है? ड्राई इसलिए करना पड़ रहा है ताकि वो कंटामिनेशन से बच सके। प्लांट के अंदर मॉइस्चर ना रहे, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फंगस या बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मॉइस्चर है तो फंगस ग्रो करेगी, कुछ टाइम के बाद आपकी हर्बेरियम शीट ब्लैक पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द फंगस। तो कलेक्शन किया जाता है, प्रेसिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है, फिर पेस्टिंग की जाती है। ये सारे काम करने के बाद फाइनली प्लांट को चिपका दिया जाएगा फेविकोल से या किसी भी चीज से। और स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन वेरी करता है, उस पर एक पॉलिथीन शीट भी आप लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हर्बेरियम बनाने के लिए, उसको लॉन्ग टाइम तक उसके कलर प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए पेस्टिंग्स के ऊपर एक पॉलिथीन भी लगाई जा सकती है। तो सिजल पिनो एक साइंटिस्ट थे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इन 1550 में इन्होंने सबसे पहले हर्बेरियम बनाया था। द फर्स्ट हर्बेरियम वाज प्रिपेयर्ड बाय द सीजल पिनो। तो जनरली प्लांट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसी का हर्बेरियम बनाया जाता है। वो प्लांट जो हर्बेरियम से नहीं पेस्ट किए जा सकते, जैसे कोई हाइड्रोफाइट प्लांट है, वाटर वाले प्लांट, उनका हर्बेरियम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे कैक्टस है, जैसे अपंशिया है, नागफनी, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके हर्बेरियम नहीं बनाया जाता, तो उनको फिर स्टोर किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड में या फॉर्मलिन में। आपने स्कूल लेवल पर या कहीं भी आपने एनिमल्स के प्रिजर्व स्पेसिमेन देखे होंगे, जो लगता है पानी के अंदर प्रिजर्व, वो पानी नहीं, फॉर्मल्डिहाइड एसिटिक अल्कोहल सॉल्यूशन होता है, फॉर्मलिन भी जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर प्रिजर्व किए जाते हैं वो प्लांट जिनका हर्बेरियम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये हर्बेरियम के बारे में डिटेल है। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं आपको हर्बेरिया के। ऐसे तो हजारों लाखों हर्बेरिया हैं वर्ल्ड के अंदर, बट जो मेन हर्बेरिया हैं इंडिया के या वर्ल्ड के, कुछ उनके मैं नाम बता देता हूं। आई होप आपको क्लियर होगा कि हर्बेरियम क्या है और हर्बेरियम के स्टैंडर्ड साइज क्या है और प्रोसेस क्या है हर्बेरियम बनाने के। देखिए इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी हम बॉटनिकल गार्डन में भी पढ़ेंगे। इंडिया के दो बड़े हर्बेरिया हैं, एक तो नेशनल सेंट्रल हर्बेरिया, ये है कलकत्ता में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, उस गार्डन का अपना खुद का हर्बेरिया है, 10 लाख प्लांट्स का, इंडिया का लार्जेस्ट है ये, ठीक है। नेशनल सेंटर हर्बेरिया, कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए मेरा एक कॉलेज है, ठीक है, मान लीजिए मैं आरपीएस कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आरपीएस कॉलेज के पास एक बॉटनिकल गार्डन है, जिस बॉटनिकल गार्डन में एक सेक्शन है हर्बेरिया का, तो ये बॉटनिकल गार्डन के अंदर ही सेक्शन होता है हर्बेरिया का, तो उस बॉटनिकल गार्डन का हर्बेरिया है, वहां पर 10 लाख प्लांट्स का हर्बेरिया है। एक और मेजर हर्बेरिया इंडिया का, हर्बेरिया ऑफ FRI, बहुत ही सुंदर प्लेस है, देहरादून में मस्ट विजिट प्लेस है, जरूर विजिट करना चाहिए जब भी टाइम लगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारी मूवीज भी यहाँ पर शूट हुई हैं। डून वैली देहरादून में है ये, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके पास अपना खुद का 3 लाख प्लांट्स का, 3 लाख प्लांट्स का हर्बेरियम है, ठीक है, हर्बेरिया कहेंगे, हर्बेरियम नहीं। सिमिलरली एक और बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का मेन, दैट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरिया ऑफ नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, इसको NBRI लिखते हैं, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट NBRI, ये है लखनऊ में।
देखिए लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, नेशनल सेंटर हर्बेरिया जो मैंने कलकत्ता में बताया वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन में, ना कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन। वहां के बॉटनिकल गार्डन का नाम इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। देखिए दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग नेम है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। तो यहां मैं केवल हर्बेरिया की बात कर रहा हूं, ना कि बॉटनिकल गार्डन की। तो उनके जो हर्बेरिया है, नेशनल सेंटर हर्बेरिया वो लार्जेस्ट इंडिया का, उसके अलावा हर्बेरिया ऑफ FRI, उसके अलावा हर्बेरिया ऑफ दी NBRI लखनऊ। इसके पास भी लगभग 2.5 लाख तक प्लांट्स का कलेक्शन है। कुछ वर्ल्ड वाइड हर्बेरिया और मैं बता देता हूं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन है क्यू में, तो उसका हार्बेरिया है लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू प्लेस का नाम है, ठीक है, हार्बेरिया। उस बॉटनिकल गार्डन का एक खुद का हार्बेरिया है जिसके पास 90 लाख प्लांट्स हैं। दिस इज द लार्जेस्ट हार्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। एक और मेजर हार्बेरियम आता है हमारा पेरिस का, हार्बेरियम नेशनल डी हिस्टोरी लेबोरेटरीज डी फिनेरोगैमी। ये पेरिस में है, ये भी बहुत मेजर हर्बेरिया है, 80 लाख प्लांट्स है इसके पास भी, 80 लाख प्लांट का कलेक्शन है इस हर्बेरिया के पास, ठीक है। और एक चीज होती है वर्चुअल हर्बेरियम। तो वर्चुअल हर्बेरियम तो आप जानते ही होंगे, आजकल वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जिसको ऑनलाइन एक्सेस किया जा सके। तो अब हर्बेरियम का इंपॉर्टेंस फिजिकली तो खत्म ही हो गया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जाने की जरूरत नहीं है, उसका वर्चुअल हर्बेरियम एक्सेस करें। हालांकि सारे वर्चुअली वो देते नहीं, जिनका भी एक्सेस है उनको आप वर्चुअली देख सकते हैं। जैसे किसी मोबाइल के मॉडल को इंटरनेट पर आप उसकी इमेजेस देख लेते हैं, ऐसे हर्बेरियम की भी इमेज देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल हर्बेरियम। So these are some identification tool. First identification tool was the herbarium. What is a herbarium and what is the process and what are some examples that you can remember? आइडेंटिफिकेशन टूल में ही कुछ और टूल्स की अगर बात करें तो कुछ प्लेसेस होते हैं स्पेशली बॉटनी के रिसर्च के लिए या एनिमल्स के रिसर्च के लिए, जूलॉजिकल रिसर्चेस के लिए, उनको बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। तो बेसिकली ये प्लेस है जहां पर लिविंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, उनका फ्लोरा, उनका हर्बेरिया, रियल प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है, जो रेयर प्लांट स्पेसिमेन है या जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको टेक केयर किया जाता है। So basically over and all we can say where there is a botanical work, जहां बॉटनिकल एक्सपर्ट बैठे होंगे, जहां बॉटनिकल एक एनवायरनमेंट होगा पूरा ही बॉटनिकल, यानी प्लांट्स पर काम हो रहा है, उनके सीड पर काम हो रहा है, जीन बैंक पर काम हो रहा है, प्लांट टिश्यू कल्चर हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है। सो एनी ऑफ द वर्क दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट्स और द बॉटनी, दैट पर्टिकुलर रिजर्व्ड प्लेस इज कॉल्ड द बॉटनिकल गार्डन। किसी तरह के नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, वो सब बॉटनिकल गार्डन नहीं है। बेसिकली बॉटनिकल गार्डन एक वो रिजर्व प्लेस है जहां पर बॉटनी से रिलेटेड सारे रिसर्च होते हैं, टेक्सोनॉमिक पर्पज से या रिसर्च पर्पज से, चाहे आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए या प्लांट्स पर फर्दर वर्क के लिए। तो जैसे मैंने बताया ना कि फ्लोरा है, फ्लोरा क्या है ये मैं बताऊंगा आपको आगे। हर्बेरिया में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, जहां लिटरेचर्स पाए जाएं तो वो सारा प्लेस क्या कहलाता है, बॉटनिकल गार्डन कहलाता है। बॉटनिकल गार्डन में खुद प्लांट्स भी हैं एज वेल एज उनके प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स भी हैं। तो जो फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन एस्टेब्लिश किया गया था, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो किया गया था पीसा में। पीसा एक प्लेस है, आप जानते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार के लिए फेमस है। 1544 में एक पर्सन थे लूका घिनी, ये भी आता है नीट में भी आता है क्वेश्चन। लूका घिनी ने सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन एस्टेब्लिश किया था। दिस इज द ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द पीसा। आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 550 बॉटनिकल गार्डन्स हैं जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड बॉटनिकल गार्डन्स हैं। ऐसे तो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी बॉटनिकल गार्डन होते हैं, बट सभी रजिस्टर्ड नहीं है। सो जनरली लार्ज स्केल पर रजिस्टर्ड बॉटनिकल गार्डन 550 है। नियरेस्ट में आपको अगर बताऊं दिल्ली के, तो नोएडा में है एक बॉटनिकल गार्डन, ओके, दैट यू कैन आल्सो विजिट। सो अराउंड 530 to 550 बॉटनिकल गार्डन्स आर देयर। इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड डाटा, सो वर्ल्ड की अगर बात करें तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, और हर्बेरिया भी देखिए इसी का लार्जेस्ट था, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास भी खुद का बॉटनिकल गार्डन है, वो भी बहुत बड़ा है, ऑक्सफोर्ड बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू तो है ही है, एक और है इंग्लैंड में, एडिनबर्ग में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये इंग्लैंड वाले नाम ही ऐसे रखते हैं, रॉयल रॉयल, एडिनबर्ग में। तो ये कुछ इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन्स हैं।
इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स की अगर मैं बात करूं तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पे है? ये नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? सर इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता के अंदर है। यस, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में। ठीक है, इसको एनबीआरआई भी बोलते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक साइंटिस्ट थे बीरबल साहनी, पैलियो बॉटनिस्ट थे, वो फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स पर काम करते थे, तो उन्होंने लखनऊ में ही काम किया था, उनके नाम पर वहां पर इंस्टीट्यूट भी है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो बीरबल साहनी एसोसिएटेड है नेशनल बॉटनिकल गार्डन से। सर जगदीश चंद्र बोस एसोसिएटेड है इंडियन बॉटनिकल गार्डन से। मैं पर्सन भी बता देता हूं आपको, you can search the Birbal Sahni as well as the JC Bose. Jagdish Chandra Bose was the father of Indian plant physiology. हालांकि राइट नाउ चेंज हो गए हैं पिछले कुछ सालों से अभी, बट पहले जेसी बॉस थे इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। दे वर आल्सो द फिजिस्ट, सर जेसी बॉस बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, पूरे ऑलराउंडर थे ये। ठीक है, जेसी बॉस। तो एक कलकत्ता में, इसके अलावा लियोड बॉटनिकल गार्डन है, LOYD। ठीक है, लियोड बॉटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है। टी फेमस है दार्जिलिंग की, उसके अलावा बॉटनिकल गार्डन भी फेमस है। एक बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इसके बारे में मैं एक खासियत बता देता हूं आपको। इसका मेन अट्रैक्शन क्या है? देखिए, इंडिया के नाम याद रखेंगे आपने, रखने हैं आपने। इंटरनेशनल में रॉयल बॉटनिकल गार्डन का जरूर याद रखें, ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन याद रखें, पीसा में। बॉटनिकल गार्डन एज आइडेंटिफिकेशन टूल पढ़ रहे हैं हम, तो कैसे आइडेंटिफिकेशन टूल है? क्योंकि वहां पर बॉटनी से रिलेटेड नॉलेज का भंडार है, वहां पर एक पूरा क्या है, रिजर्वियर है। आप जाएं वहां, अर्बेरियम एक्सेस करें, फ्लोरा एक्सेस करें, वर्चुअल अर्बेरियम एक्सेस करें, खुद रियल प्लांट्स देखें, मेडिसिनल प्लांट देखें, जीन बैंक देखें, सीड देखें, एवरीथिंग you can find so much of the literatures or so much of the knowledge content in the botanical garden. तो जिसका जहां काम वहीं तक जाएंगे, तो बॉटनिकल गार्डन में ही हमारे प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन बेस्ट होगा, तो एज आइडेंटिफिकेशन टूल वो यूज किए जा सकते हैं। अब मैं बता रहा था इंडियन बॉटनिकल गार्डन के बारे में। यहाँ एक बेनियान ट्री है, द ग्रेट बेनियान ट्री। बरगद को बेनियान बोलते हैं, फिकस बेंगालेंसिस। तो ये जो ग्रेट बेनियान ट्री है, इसकी खासियत यह है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, एक सिंगल ट्री, एक सिंगल बरगद का पेड़ 1.5 से 2 किलोमीटर में, ऐसा लगता है खुद एक जंगल हो। तो इसका रीजन ये रहा कि प्रोपेगेटेड रूट्स जो हैं, उनके थ्रू क्लोन होता गया ये प्लांट। जो मेन ट्री ट्रंक था, इसका ओरिजिनल ट्री ट्रंक, वो तो तूफान से खत्म हो गया था, बट इसके जो प्रोपेगेटेड रूट्स थे, उसकी वजह से इसके क्लोन बनते गए। तो बाकी सारे प्लांट जो है वो क्लोनल प्रोपेगेशन से बने हैं। सो इट इज कलेक्टिवली नोन एज द वन प्लांट एंड इट इज द लार्जेस्ट बेनियन ट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बुक्स है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। इसके बारे में ज्यादा आप गूगल करके देख सकते हैं, ये इसका मेन अट्रैक्शन है। सो इट इज अबाउट द बॉटनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स की तरह जूलॉजी के लिए या एनिमल्स के लिए जो रिजर्व प्लेसेस हैं, रिजर्व इन द सेंस नॉट लाइक नेशनल पार्क्स और द बर्ड सेंचुरीज, रिजर्व इन द सेंस कि वहां पर काम होता है बेसिकली एनिमल्स के लिए रिलेटेड ही, उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड, उनके जो हैबिटाट से रिलेटेड, उनको एक नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड कराना। तो बेसिकली जूलॉजिकल पार्क तो जो है लगभग सिनोनिम सी एक तरह से नेशनल पार्क्स की तरह। वो नेशनल पार्क या वो बर्ड सेंचुरी जो एनिमल के लिए रिजर्व किए गए हैं, वो भी एक तरह से जूलॉजिकल पार्क ही है, क्योंकि वहां एनिमल्स को एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं जूलॉजिकल पार्क्स की बात करूं इंडिया में, या जूलॉजिकल गार्डन्स की बात करूं, ठीक है, तो जूलॉजिकल गार्डन है एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये न्यू दिल्ली में है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, लगभग यहाँ पर 1350 एनिमल है, जो लगभग 130 स्पीसीज ऑफ एनिमल या बर्ड्स में है। तो लगभग 1350 एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग द स्पीसीज ऑफ वेरियस एनिमल्स एज वेल एज दी बर्ड्स। बेसिकली इसके अंदर चिंपैंजी, हिपोपोटामस, स्पाइडर, मंकी, ज़ेब्रा, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चिंपैंजी, हिपोपोटामस, स्पाइडर, मैं लिख देता हूं कुछ, तो स्पाइडर, मंकी, एनसीईआरटी में भी दिए होंगे नाम, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इस तरह के कुछ एनिमल पाए जाते हैं, ज़ेब्रा भी पाए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल गार्डन है पुणे में, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। सो इसको कटराज स्नेक पार्क भी कहते हैं।
कटराज स्नेक पार्क। बेसिकली ये दो ही पूछे जाते हैं, इन्हीं का रेफरेंस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो कटराज जो स्नेक पार्क है, ये फेमस स्नेक पार्क है इंडिया का, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्नेक्स के लिए फेमस है। तो कटराज जो है ये आपका पुणे के अंदर सिचुएटेड है, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क या कटराज जूलॉजिकल पार्क। तो इसके अंदर भी बहुत सारी स्नेक स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स की स्पीसीज हैं, जैसे पाइथन है, कोबरा है, ठीक है, वाइपर स्नेक है, या हमारे क्रोकोडाइल्स हैं। तो स्नेक्स के लिए मेनली ये फेमस है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ द इंडिया। तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, इनके अलावा म्यूजियम्स भी होते हैं। प्लेस की अगर मैं बात करूं तो म्यूजियम्स होते हैं। अब म्यूजियम और बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन में बहुत सारा डिफरेंस है। म्यूजियम में जरूरी नहीं है आप ओरिजिनल प्लांट्स को ग्रो कराएं, वहां सीड बैंक हो, वहां हार्बेरियम हो, नो, दिस इज नॉट नेसेसरी। म्यूजियम में कलेक्शन हो भी सकता है या पिक्चर्स भी हो सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स, एक ही म्यूजियम में दोनों हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, प्लांट का म्यूजियम अलग, एनिमल का म्यूजियम अलग। तो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या रिसर्च एरियाज में ज्यादा होते हैं जहां रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहां हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स का स्पेसिमेन है, सो दैट इज ऑल्सो अ म्यूजियम, वो भी एक तरह का म्यूजियम है। सो यहाँ पर स्पेसिमेन भी हो सकते हैं और ओरिजिनल प्लांट या एनिमल्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर जो होते हैं चार्ट होते हैं, कोई पिक्चर होती है, या स्पेसिमेंस का प्रिजर्वेशन ही होता है। तो इंसेक्ट हो, प्लांट हो, स्केलेटन हो, या कोई भी चीज हो जो उसका कलेक्शन किया हुआ है, उस प्लेस को म्यूजियम बोलते हैं। सो बेसिकली इट itself represent a simple thing। म्यूजियम आपने बहुत सारी चीजों के पढ़े भी होंगे। सो दीज आर द म्यूजियम्स। ये कुछ प्लेसेस थे, जैसे बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन या म्यूजियम, जहां पर इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स की एज वेल एज एनिमल्स की। दैट इज हाउ दे कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टूल। क्योंकि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सर बच्चों एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक म्यूजियम है, जाइए वहां जाइए, तो वहां आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में बहुत सी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, या रियल प्लांट जो स्पेसिमेंस है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टूल जो है आफ्टर द हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन एंड द म्यूजियम आर टेक्सोनॉमिक लिटरेचर। लिटरेचर का बेसिक मतलब होता है एक साहित्य या स्टडी मटेरियल। तो लैंग्वेजेस के लिटरेचर होते हैं जनरली, जिनको पढ़कर लैंग्वेज हमारी क्या होती है, रिफाइन होती है और अच्छे से हमें उसके बारे में पता चलता है। तो वो स्टडी मटेरियल या वो लिटरेचर, वो साहित्य जो टेक्सोनॉमी का है, यानी जिसको पढ़ने से हमें टेक्सोनॉमी की नॉलेज पड़े, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन हो, कुछ भी हो। सो बेसिकली टेक्सोनॉमिक लिटरेचर बहुत सी चीजों में यूज किया जा सकता है रिलेटेड टू द टेक्सोनॉमी, बट हियर वी आर स्टडिंग इन रेफरेंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि वो एक स्टडी मटेरियल है, तो उसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, जिसको पढ़कर हम अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आजकल तो इंटरनेट आ गया, मान लीजिए आपको कोई भी फैमिली के कैरेक्टर पढ़ने, आपको वेबसाइट्स पर, साइड में, यूट्यूब पर, बहुत सी जगह पर मिल जाएंगे। पहले नहीं मिलते थे, पहले उसके लिए लिटरेचर ही पढ़ना पड़ता था, स्पेसिफिक फैमिली का, जीनस का, किंगडम का, या किसी भी चीज का, या उससे बड़े लेवल की चीजें। तो क्या क्या लिटरेचर हो सकते हैं? लिटरेचर मैंने बेसिकली बता दिया कि स्टडी मटेरियल है। तो उस स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फ्लोरा हो सकते हैं, लेट मी राइट देयर, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फ्लोरा हो सकते हैं, फोना हो सकते हैं, ठीक है, मैनुअल्स हो सकते हैं या मोनोग्राफ हो सकते हैं, जर्नल्स या मैगजीन हो सकती हैं, एक्सेट्रा। अब समझते हैं, ये देखिए सारे लिटरेचर है, यानी सारे स्टडी मटेरियल, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की लिस्टिंग। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, हार्बेरिया से फ्लोरा कैसे अलग है। लिस्टिंग ऑफ द प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एक जियोग्राफिकल एरिया का मतलब है कोई भी प्लेस, एक घर, एक मोहल्ला, एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट, एक पूरा प्लेनेट। एक छोटे से छोटे एरिया से लेकर, एक कमरे से लेकर एक घर या पूरे प्लेनेट तक, कोई भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, उसमें पाए जाने वाले जितने भी प्लांट हैं उनका केवल नेम लिख लेना, ओरिजिनल प्लांट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। मानो मैं कहता हूं हार्बेरियम ऑफ आरपीएस कॉलेज, तो हार्बेरियम ऑफ आरपीएस कॉलेज का मतलब है जितने भी प्लांट आरपीएस कॉलेज में मिलते हैं उन सबको शीट पर चिपकाइए, एक एक कॉपी। वो तो होगा हार्बेरियम। फ्लोरा क्या होगा? एक पेज ले लीजिए, उस पर लिखते जाइए। मैंने देखा भाई शीशम प्लांट है, नीम प्लांट है, अकेशिया कीकर है, ठीक है, साइकस है, पाइनस है, तो केवल लिस्टिंग कर लेना, लिख लेना,
यानी आपके पास किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाने वाले प्लांट्स की अगर लिस्ट है तो वो लिस्ट फ्लोरा कहलाती है। मैं आपको बता दूं, वेबसाइट पर कभी देखना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है उस पर फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होता है। मानो फ्लोरा ऑफ मुजफ्फरनगर, ठीक है, फ्लोरा ऑफ महेंद्रगढ़, फ्लोरा ऑफ रोहतक, फ्लोरा ऑफ हिसार, या फ्लोरा ऑफ हरियाणा, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ तमिलनाडु। तो किसी पर्टिकुलर एरिया का, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर भी फ्लोरा लिखा गया था। इंडिया में पाए जाने वाले लगभग सभी प्लांट जो उस टाइम पर नॉन थे उनकी लिस्टिंग कर लेना। तो फ्लोरा एक बहुत छोटे एरिया का भी हो सकता है और एक बहुत बड़े एरिया का भी हो सकता है। वो छोटा एरिया आपका घर, कमरा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, टाउन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। सो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलरली द फ्लोरा। इन द फ्लोरा नन ऑफ द ओरिजिनल प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड और डिटैच्ड। ओरिजिनल प्लांट से हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही उसको अपरूट करेंगे हर्बेरियम की तरह, ना उसकी कोई ट्विग तोड़ेंगे, हम केवल उसका नाम लिखेंगे, ये कहलाएगा फ्लोरा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको फ्लोरा के बता देता हूं जो पूछे जा सकते हैं। एक बार बताएं, फ्लोरा क्लियर है क्या होता है? यस सर। हर्बेरिया से कैसे अलग है? हर्बेरिया में ओरिजिनल प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, इसमें केवल नेम लिखे जाते हैं। तो फ्लोरा जो है, देखिए मान लिया आपके कॉलेज का फ्लोरा हो सकता है, फ्लोरा ऑफ द XYZ कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है या स्कूल है। एक फ्लोरा दिया गया था जेनेरा प्लांटेरम में, ये दिया था बेंथम एंड डूकर ने। कंफ्यूज ना हो, एक पब्लिकेशन लिनस की भी थी, कैरोलस लिनस की, बट ये वो नहीं है। एक जेनेरा प्लांटेरम फ्लोरा का नाम है जो दिया था बेंथम एंड डूकर ने। दिल्ली का फ्लोरा दिया हुआ है जेके महेश्वरी जी ने, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, इसका मतलब दिल्ली में पाए जाने वाले प्लांट्स की लिस्टिंग, ठीक है, जेके महेश्वरी। FRI देहरादून का भी अपना फ्लोरा है, इंडिया फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स, ये फ्लोरा के नाम है ये सारे। और ये किस इंस्टीट्यूट का है? FRI का। तो फ्लोरा ऑफ योर कॉलेज, फ्लोरा ऑफ योर स्कूल, फ्लोरा ऑफ द दिल्ली, फ्लोरा ऑफ द इंडिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही हेक्टिक काम होगा, मुश्किल काम होगा फ्लोरा को मैनेज करना, बट साइंटिस्ट जो इस काम पर रिसर्च करते हैं वो उनको मैनेज करते हैं। तो ये होता है फ्लोरा। इसी तरह से होता है फोना, एग्जैक्टली सेम बट द डिफरेंस इज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स की केवल लिस्टिंग कर लेना। मान लीजिए आपके घर में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, दैट विल बी द फोना ऑफ योर हाउस, fauna of your college, fauna of your district, fauna of your country, town, planet, continent, anything। तो फ्लोरा वर्ड जो है वो प्लांट के लिए है, फोना वर्ड जो है वो एनिमल के लिए है। किसी ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स के रिकॉर्ड को हम फोना कहते हैं। सो वन इज फ्लोरा, अनदर इज दी फोना। ये भी स्टडी मटेरियल ही तो हुआ, तभी तो आइडेंटिफिकेशन में यूज हो रहा है। फोना का मतलब केवल एक पेज है जिस पर उनके नाम लिखे हुए हैं सभी के, तो ये सारा स्टडी मटेरियल है, ये लिटरेचर है। फ्लोरा भी लिटरेचर है और फोना भी लिटरेचर है। तो फोना में भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, कुछ कॉमन एग्जांपल्स तो जूलॉजी वाले सर बताएंगे आपको ज्यादा। तो बेसिकली आप कोई भी एरिया लिख के, फोना ऑफ दिल्ली, फोना ऑफ इंडिया, सभी के फोना अवेलेबल है। मैनुअल और मोनोग्राफ क्या है, इसको और हम समझते हैं ध्यान से। मोनोग्राफ एक छोटी यूनिट है, लोअर एज कंपेयर टू मैनुअल। मैनुअल एक बिगर यूनिट है दोनों लिटरेचर, यानी दोनों एक तरह की बुक है या चैप्टर है, ठीक है। मानो कोई ये एक मैनुअल है, ये मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर रैंक का डिस्क्रिप्शन होता है, एक टैक्सॉन का, ठीक है। कोई भी रैंक ले लीजिए, माने मैंने रैंक ले लिया जीनस, ठीक है, जीनस ले लिया सोलेनम, तो मैं कहूंगा ये मोनोग्राफ है सोलेनम जीनस का। अच्छा, मैं रैंक ले लेता मान लीजिए फैमिली, तो मैं कहता ये मोनोग्राफ है सोलेनेसी फैमिली का, सपोज, ठीक है। मानो मैं टैक्सॉन ले लेता किंगडम, तो मैं कहता ये मोनोग्राफ है किसका? प्लांट किंगडम का। तो किसी भी पर्टिकुलर रैंक को लेकर, एक पर्टिकुलर रैंक को लेकर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। अब जनरली ये जो रैंक लिया जाता है, यानी कि टैक्सॉन लिया जाता है, उसको लोवेस्ट रैंक का लेना चाहिए, क्योंकि एक मैनुअल के अंदर बहुत सारे मोनोग्राफ हो सकते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका मैनुअल है बायोलॉजी का, बायोलॉजी मैनुअल में एक मोनोग्राफ है प्लांट फिजियोलॉजी, एक दूसरा मोनोग्राफ है एनिमल फिजियोलॉजी, एक तीसरा मोनोग्राफ है इकोलॉजी। ये सारे मोनोग्राफ मिलकर एक मैनुअल में, दैट इज बायोलॉजी। तो सपोज मैनुअल है पोएसी फैमिली का मैनुअल, तो उसके मोनोग्राफ देखिए क्या होंगे, उसके मोनोग्राफ होंगे जीनस, जैसे ट्रिटिकम, जैसे ओरिजा चावल, ट्रिटिकम गेहूं, जैसे जी मेज मक्का,
तो ये अलग अलग मोनोग्राफ है, ट्रिटिकम का अलग मोनोग्राफ, ओरिजा का अलग मोनोग्राफ, जी का अलग मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इज अ लोअर यूनिट, और सारे मोनोग्राफ मिलकर एक मैनुअल में होते हैं। तो मैनुअल बड़े टेक्सॉन के लिए होता है, मोनोग्राफ छोटे टेक्सॉन के लिए होता है। सो दीज आर ऑल्सो लिटरेचर। अब मानो आपके पास मोनोग्राफ है सोलेनेसी फैमिली का, तो वो किसी ऑर्डर मैनुअल में होगा, ठीक है। तो उस मोनोग्राफ को पढ़ने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपको रिटर्न मटेरियल मिल गया किसी भी फैमिली का। जब इंटरनेट वगैरह नहीं थे तो ये बहुत मदद करते थे। सोलेनेसी के सारे कैरेक्टर पढ़ने हैं तो आपको या तो परचेज करना पड़ेगा या लाइब्रेरी से पढ़ना पड़ेगा मोनोग्राफ ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। सो वन इज द मैनुअल गाइड एंड अनदर आर द मोनोग्राफ, दैट आर द चैप्टर्स। नेक्स्ट टूल होते हैं जर्नल। देखिए जर्नल केवल टेक्सोनॉमिक जर्नल्स नहीं होते, हर एक चीज के जर्नल्स हैं। इंटरनेशनल जर्नल, इंडिया जर्नल। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ जर्नल होते क्या हैं। पहले तो पब्लिश्ड लिटरेचर होता था ये, यानी जैसे मैगजीन छपती है ना, ऐसे ही पब्लिश्ड जर्नल होते थे। मानो मेरी कोई कंपनी है या मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, या किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं अपने रिसर्च वर्क को लोगों को पढ़ाने के लिए उसको अखबार में दूं या कहीं भी दूं, वो जर्नल कहलाता था, पब्लिश लिटरेचर। आजकल 100% ऑफ द जर्नल्स आर ऑनलाइन, अब ई जर्नल हो गए हैं सभी, क्योंकि वो सब चीजें बंद हो गई, ठीक है। मैगजीन वगैरह ही बंद हो गई हैं ऑलरेडी, बहुत कम यूज हो पाती हैं। तो जर्नल जो है वो भी ई जर्नल हो गए हैं आजकल। तो ये जो होते थे ये किसी इंस्टीट्यूट के, किसी यूनिवर्सिटी के, किसी सोसाइटी के, किसी कंपनी के, किसी साइंटिस्ट के, उनका ऑन गोइंग रिसर्च वर्क होता था। आज मान लीजिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा कोई आउटकम आ गया, तो मैं उसको इन द फॉर्म ऑफ जर्नल पब्लिश करता हूँ। रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर जिसमें रिसर्च लिखी जाती है, और वो पेपर अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश होता है, ठीक है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत फेमस जर्नल है, प्लांट फिजियोलॉजी का ही नाम है जर्नल का प्लांट फिजियोलॉजी, जो किस सब्जेक्ट्स में डील करता है, बॉटनी में या प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली। तो जर्नल जो होते हैं ये एक कंटेंट है, एक लिटरेचर है, जो किसी करंट रिसर्च का, जो रिसर्च चल रही है उसके बारे में आपको बताता है। तो कुछ जर्नल्स के मैं नाम बता दूं आपको। इंडियन फॉरेस्टर एक जर्नल का नाम है, इंडियन फॉरेस्टर, ये FRI देहरादून का जर्नल है। देखो FRI इंस्टीट्यूट है, इसका हार्बेरिया भी था, इसके पास अपना बॉटनिकल गार्डन भी है, ठीक है, इसके पास खुद के जर्नल भी हैं। तो मैं इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ और जर्नल का नाम है इंडियन फॉरेस्टर। रिकॉर्ड्स ऑफ BSI, ये भी जर्नल का नाम है। फॉर द नीट पर्पज यू नीड नॉट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। नीट के लिए आपको बस पता होना चाहिए फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, मैनुअल क्या है, मोनोग्राफ क्या है, जर्नल क्या है, मैगजीन क्या है। बट BSc या MSc लेवल पर, स्पेशली BSc या MSc बॉटनी में, यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल, उसमें तो आपका एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो रिकॉर्ड्स ऑफ BSI है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये भी एक जर्नल का नाम है। मैंने बताया था ना प्लांट फिजियोलॉजी, वो भी एक जर्नल है। तो जर्नल के चाहे तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मैगजीन आपको पता ही है, मैगजीन बहुत सी चीजों के लिए आती हैं, सब्जेक्ट्स के लिए भी आती हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट की भी मैगजीन्स आती हैं, स्टोरीज की भी मैगजीन्स आती हैं। तो बेसिकली वो मैगजीन जो बेस हो किसी टेक्सोनोमिक पर्पज के लिए, चाहे क्लासिफिकेशन के लिए, चाहे रिसर्च के लिए, चाहे आइडेंटिफिकेशन के लिए, टेक्सोनोमिक मैगजीन्स आइडेंटिफिकेशन टूल हो सकते हैं। सो दिस और दैट वर दी टेक्सोनोमिक लिटरेचर। तो लिटरेचर के बाद नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टूल। देखिए इन जनरल ये सब चीजें हैं। बॉटनिकल गार्डन का मतलब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टूल नहीं है। बॉटनिकल गार्डन एक प्लेस है जहां पर बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन हम तो टूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें एक एज ए रेफरेंस उसको पढ़ रहे हैं कि जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। सिमिलरली टेक्सोनॉमिक की केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं किए जाते, और भी इनके पर्पज हो सकते हैं, बट मेन जो पर्पज है वो आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। तो ये रैपिड आइडेंटिफिकेशन कराते हैं बहुत कम टाइम में, एज कम्पेयर टू इंटरनेट फास्ट स्लो ही है। क्योंकि पहले तो मैंने बताया ना कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अब इंटरनेट आ गया है या मोबाइल आ गए हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। आज रशिया में कोई काम हो रहा है तो उसको इंडिया में तुरंत देख सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, वीडियो कॉल है, काफी सारी चीजें। बट पहले जब ये सब नहीं था तो टेक्सोनॉमिक कीज जो थे ये रैपिड आइडेंटिफिकेशन टूल्स थे। टेक्सोनॉमिक कीज में बेसिकली कंप्यूटर्स यूज किए जा सकते थे, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर थे बहुत पहले से। तो कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेना, वो सॉफ्टवेयर क्या मदद करे, वो आइडेंटिफिकेशन में मदद करे। मानो एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, जैसे टैली होता है ना, ऐसे कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसका नाम रख दिया ABC सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में मैं क्या इंफॉर्मेशन अपलोड करता हूं, मैं हर दिन किसी ना किसी मोनोग्राफ, जर्नल, किसी भी चीज को पढ़ के उसको अपडेट कर देता हूं कंप्यूटर में, ठीक है। मानो मैंने कुछ सालों में 10,000 प्लांट्स इसके अंदर अपडेट कर दिए। अब होगा क्या कि उनके कैरेक्टर भी अपडेट कर दिया। अब अननोन प्लांट जो किसी एरिया में पाया जा रहा है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पर इस कंप्यूटर में डाटाबेस चेक कर लूंगा क्या है या नहीं है। तो ये एक रैपिड टूल था उस जमाने में, ठीक है, स्टोरेज करके।
देखो फ्लोरा, फोना, मैनुअल, ये जो मैंने सब बताए वो कैसे आइडेंटिफिकेशन टूल थे। मानो आप पढ़ते हैं फ्लोरा ऑफ दिल्ली, आपको दिल्ली में कोई प्लांट मिला जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो आप फ्लोरा ऑफ दिल्ली पढ़ें, चाहे कितना भी टाइम लगे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी पर्सन ने उसको आइडेंटिफाई किया होगा ऑलरेडी। नहीं किया है तो वो एक नई डिस्कवरी हो जाएगी। आप अपने फ्लोरा ऑफ अपना स्कूल पढ़ें, फ्लोरा ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल में पाए जाने वाले सारे प्लांट उसके अंदर लिस्टेड किए गए हैं, तो आपका अपना प्लांट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन टूल में यूज किए जाते थे, बाकी सारे टूल्स भी, और ऐसे ही टेक्सोनॉमिक कीज भी यूज किए जाते हैं। सो टेक्सोनॉमिक कीज में बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज होता है, कार्ड्स का यूज होता है, टेबल फॉर्म का यूज होता है, कुछ स्पेशल तरह की टेबल्स होती हैं। ठीक है, टेबल का मतलब फर्नीचर वाली टेबल नहीं है, टेबल का मतलब है एक मैथमेटिकल टेबल जिसमें कुछ डाटा इंटरप्रेटेड कर रखे हो आपने। ठीक है, मानो यहाँ फैमिली हो या कैरेक्टर हो, तो किसी भी तरह की टेबल जो कैरेक्टर्स के बारे में बताती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एल्गी जो होती है, एल्गी के लिए एक टेबल चलती है जिसमें एल्गी का कलर, क्लास, फूड रिजर्व और ये सब लिखे होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि इस एल्गी में ये फूड रिजर्व है, इस तरह की सेल वॉल है, ये मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। तो वो टेबल देखो आइडेंटिफिकेशन टूल ही तो है, वो आइडेंटिफिकेशन करा रही है एल्गी का। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक की हो गई वो भी एक तरह की। तो कंप्यूटर यूज करना, टेबल यूज करना, कार्ड्स यूज करना, कुछ तरह के स्पेशल कार्ड होते हैं जिनके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो इन सारी चीजों को यूज करना ये कन्वीनियंट मेथड है एज कंपेयर टू दी अदर ट्रेडिशनल मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। अभी तक जितने भी पढ़े थे सारे टाइम टेकिंग थे, अच्छा खासा एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए थी, यहाँ एक्सपर्ट नॉलेज की भी जरूरत नहीं होती। तो ये कन्वीनियंट मेथड होते हैं, मोर कन्वीनियंट। सो बेसिकली देखते हैं टैक्सोनॉमिक की है क्या। टैक्सोनॉमिक कीज मैंने बताया ना, कार्ड्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, ये दो तरह की होती हैं। बेसिकली ये यूटिलिटी या टॉयज है एक तरह की, ये खिलौने हैं जिनकी मदद से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। कार्ड खेलना, कार्ड भी तो खेले जाते हैं, तो कार्ड्स की मदद से जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, टेबल्स की फॉर्म से हो जाता है, कंप्यूटर से हो जाता है। तो ये उस जमाने में टॉय लगते थे, यूटिलिटीज या टूल्स लगते थे, इसलिए इनको की कहा गया है। तो दो तरह की होती है, एक सिंगल एक्सेस की कोई चाबी नहीं है, की टूल्स हैं, चाहे वो कार्ड हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो। दूसरे मल्टी एक्सेस की। टेक्सोनॉमिक कीज पर अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो प्लांट टेक्सोनॉमी प्लेलिस्ट में है। चैनल पर जाएं, प्लांट टेक्सोनॉमी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां टेक्सोनॉमिक कीज के बारे में बहुत डिटेल में है। बट बेसिकली एमएससी लेवल पर या बीएससी लेवल पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो सिंगल एक्सेस की या मल्टी एक्सेस की दो तरह की होती हैं। सिंगल एक्सेस कीज को डायाकोटोमस की कहते हैं, डायाकोटोमस कीज, दो नाम है, या तो सिंगल एक्सेस की या डायाकोटोमस की। इसको मल्टी एक्सेस की या पॉलीक्लेव की कहते हैं। अब इनका मतलब समझते हैं। सिंगल एक्सेस टेक्सोनॉमिक की वो है जिसमें हम एक बार में एक कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, वन कैरेक्टर चूजन एट अ वन टाइम। जबकि मल्टी एक्सेस में एक साथ मल्टी कैरेक्टर्स को एक्सेस करते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मानो हम आइडेंटिफिकेशन करने लगे, कुछ 10 प्लांट है हमारे पास, ठीक है, सो ऑन 10 तक। मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले देखो भाई स्टेमन नंबर 5 किस किस में है, तो मैंने एक कैरेक्टर चूज कर लिया क्या कि स्टेमन का नंबर 5 किस किस प्लांट में। तो हो सकता है 10 में से केवल 2 प्लांट में, प्लांट नंबर 7, प्लांट नंबर 9, 7वें और 9वें पौधे में स्टेमन 5 है और किसी में नहीं, तो बाकी को एलिमिनेट कर दिया, तुरंत बाकी एलिमिनेट हो गए। मैंने एक पूरा एक पेपर ले रखा है जिस पर मैंने लिखा हुआ है मेरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन, जिसको मैं आइडेंटिफाई कराना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं अगले लाइन में कहूंगा कि देखो भाई रेटिकुलेट वेनेशन किस में है। ठीक है, हो सकता है प्लांट नंबर 9 में हो, 7 में ना हो, तो 7 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक बार में एक कैरेक्टर को अगर एक्सेस किया जाए तो वो होती है सिंगल एक्सेस की या डायाकोटोमस की। डायाकोटोमस का मतलब भी समझ लीजिए। डायाकोटोमस की का मतलब है इसमें कैरेक्टर्स को कपलेट की फॉर्म में सेलेक्ट किया जाता है। कपलेट भी बताता हूं मैं क्या है इसके बारे में, पहले सिंगल एक्सेस और मल्टी एक्सेस बता देता हूं। एक बार में एक कैरेक्टर एक्सेस किया तो सिंगल एक्सेस है। कभी कभी देखिए मैं कहूंगा 10 प्लांट में से वो प्लांट छाटो भाई जिसमें 5 स्टेमन है, 2 कार्पल है, रेटिकुलेट वेनेशन है, फ्लावर व्हाइट है और एस्टिवेशन ट्विस्टेड है, या कई सारे टर्म एक साथ बोल दिए मैंने। तो उन सारों को एक साथ देखकर एक प्लांट फाइनली चुन लेना 10 में से, ये कहलाएगा मल्टी एक्सेस की। सिंगल एक्सेस एक बार में एक कैरेक्टर एक्सेस करो, पहले एक करो एलिमिनेट करो, दूसरा करो एलिमिनेट करो, तीसरा करो एलिमिनेट करो।
हो सकता है 10-12 तक जाकर एलिमिनेशन हो, या हो सकता है पहले ही एलिमिनेशन में आपका जो है रिजल्ट आ जाए। तो एलिमिनेशन मेथड पर बेस होते हैं। यस, सो टेक्सोनॉमिक कीज मैंने बताया एग्जांपल, ये यूटिलिटीज हैं, एक तरह के टॉयज हैं। सिंगल एक्सेस अगर एक बार में एक कैरेक्टर एक्सेस करें, मल्टी एक्सेस अगर एक साथ सारे कैरेक्टर एक्सेस किए जाएं। डायकोटोमस होने का मतलब है कि इसमें जो कैरेक्टर चूज किया ना, मान लीजिए आपने एक बार में एक कैरेक्टर जो चूज किया, तो उसका कपलेट बनाकर चूज करना पड़ता है उसको। कपलेट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। मानो आपने कैरेक्टर चूज कर लिया कलर, कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, फ्लावर का कलर। अब आपके पास 10 प्लांट थे, ठीक है। अगर ऐसा होता कि आधे ब्लैक हैं फ्लावर और आधे व्हाइट हैं, तो आपको इसका कपलेट बनाना है, तब तो कपलेट इजी बन जाता। आप एक कपलेट में 2 लीड होती हैं, एक कपलेट में 2 लीड होती हैं। जैसे एक जीन में 2 एलील होते हैं ना, ऐसे एक कपलेट, कपलेट का मतलब 2 चीजें, तो दोनों स्टेटमेंट्स को लीड कहा जाता है। लीड का मतलब निष्कर्ष, एक लीड सही होगी, एक लीड गलत होगी। तो देखो 10 फ्लावर थे या 10 प्लांट थे, 5 ब्लैक 5 व्हाइट, तो 2 लीड आसानी से बन गई। क्या कि फ्लावर ब्लैक पहली लीड, दूसरी लीड क्या बनी, फ्लावर व्हाइट। तो कैरेक्टर हुआ फ्लावर कलर, फ्लावर कलर कैरेक्टर की 2 लीड है, फ्लावर ब्लैक फ्लावर व्हाइट। लेकिन अगर पिंक और रोज फ्लावर भी होते हैं, या पिंक और रेड, 10 प्लांट होते हैं जिनमें ब्लैक है, व्हाइट है, पिंक है, रेड है, अब भी इसको आपने कपलेट ही बनाना है। तो कैरेक्टर है फ्लावर कलर, अब कपलेट देखिए क्या बनेगा। कपलेट बना लीजिए फ्लावर ब्लैक, दूसरा लीड फ्लावर नॉट ब्लैक। दिस इज द स्मार्ट थिंग। कपलेट में ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स बनाए जाते हैं। अगर बहुत सारे कलर आ गए तो आप कपलेट ये बना लीजिए फ्लावर ब्लैक फ्लावर नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक में सारे आ गए, व्हाइट पिंक रेड। फिर आप एक और फ्लावर कैरेक्टर बना लेंगे नया, क्या कि फ्लावर नॉट ब्लैक। फ्लावर नॉट ब्लैक में हम कपलेट्स बनाते हैं, फ्लावर व्हाइट फ्लावर नॉट व्हाइट, नॉट व्हाइट में पिंक और रेड बच गए। फिर अगला कैरेक्टर बनाइए फ्लावर नॉट व्हाइट, फिर उसमें कपलेट बनेंगे फ्लावर पिंक फ्लावर रेड। तो कहने का मतलब है डायकोटोमस का मतलब है कैरेक्टर्स को 2 पेयर में लिया जाता है। पॉलीक्लेव का मतलब है कोई डबलिंग पेयर नहीं है। पॉलीक्लेव मल्टी पोजीशंस होते हैं, मल्टी कैरेक्टर होते हैं। मैं इसको इसी से एग्जांपल से बता देता हूं। यहाँ कपलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलीक्लेव में क्या लिखते हैं, फ्लावर ब्लैक फ्लावर व्हाइट फ्लावर रेड फ्लावर पिंक, एक साथ लिख दो सीधे, कपलेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से 2 कीज होती हैं, सिंगल एक्सेस या डायकोटोमस कीज, मल्टी एक्सेस या पॉलीक्लेव की। अब इनके अरेंजमेंट क्या है, कैसे इनको लिखते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, क्या कार्ड्स होते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो टेक्सोनॉमिक कीज अलग से एक टॉपिक है, वहां पढ़ लें। अदरवाइज नीट में तो जनरली इतना ही पूछा जाता है। पॉलीक्लेव कीज में ना, इसमें तो बेटा टेबल ही होती है। पॉलीक्लेव कीज में एक तरह के कार्ड्स यूज किए जाते हैं, स्पेशल कार्ड्स। उन कार्ड्स से एलिमिनेशन किया जाता है। उन कार्ड पे जनरली पता है क्या होता है, कार्ड्स पर ऐसे होल होते हैं कैरेक्टर्स के सामने, बहुत सारे कैरेक्टर लिखे होते हैं और उसके सामने सर्कल होते हैं। हर सर्कल के आगे एक कैरेक्टर लिखा है। जो कैरेक्टर जिस चीज में प्रेजेंट है उसको पंच कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं बॉडी पंच कार्ड या एज पंच कार्ड। 2 अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से टूल्स होते हैं, इंटेंट ट्रायल टूल। मानो सोलिनेसी का कार्ड है, सोलिनेसी में स्टेमन 5 है, तो यूनिवर्सली हर एक फैमिली के कार्ड पर यहाँ लिखा होगा स्टेमन 1 स्टेमन 2 स्टेमन 3। लेकिन मानो सोलिनेसी में स्टेमन 5 है, तो स्टेमन 5 के आगे पंचिंग होगी और किसी होल के आगे पंचिंग नहीं होगी। मानो रेननकुलेसी है, उसमें स्टेमन इनडेफिनेट है, तो जहां स्टेमन इनडेफिनेट लिखा होगा ना, उसके आगे पंचिंग होगी। तो ये ऐसे टूल्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन में यूज किए जाते हैं, रैपिड टूल्स हैं। दीज आर द टेक्सोनॉमिक कीज। इसके अलावा एक्सपर्ट हो सकता है, किसी भी एक्सपर्ट के आप विजिट कर सकते हैं, कोई टीचर हो, कोई आपका क्लासमेट हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वाला कोई भी चीज हो, जहां भी आप एक्सपर्ट की मदद लें आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो भी हो सकता है। दिस इज अ मॉडर्न टूल एज वेल एज द इंटरनेट। Various kind of the application for the plant identification, various kind of the websites, the databases, the PPTs, slide share and everything. So जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर जो आपकी मदद कर सकती है किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन टूल हो सकता है।